हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 को, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, मांग का नियम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारे गतिशील आर्थिक जीवन में मांग के नियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह नियम हमारी अनेक आर्थिक क्रियाओं को निर्देशित करता है। दैनिक अनुभवों के आधार पर हम जानते हैं कि मांग पर कीमत में होने वाले परिवर्तन का व्यापक प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव विपरीत दिशा में होता है, अर्थात वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है, यही मांग का नियम है। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता समान उपयोगिता स्तर पर किसी अन्य वस्तु की अधिक इकाइयों के लिए एक वस्तु की एक विशिष्ट मात्रा को छोड़ने को तैयार होगा। इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन का क्या अर्थ है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर किसी फर्म के उत्पाद यानी आउटपुट और आदाय यानी इनपुट के बीच के संबंधों को ही उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान और प्रबंध योग्यता की सहायता से उत्पादक अदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर यह संभवतः कहा जा सकता है कि मौद्रिक लागत लेखांकन लागत के समान है और वास्तविक लागत अंतर्निहित लागत के समान है। वास्तविक लागत का तात्पर्य कुल लागतों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की लागतों के संचय से है, जबकि मौद्रिक लागत मौद्रिक शब्दों में व्यक्त उत्पादन लागत है। चूंकि मौद्रिक लागत को एक स्पष्ट लागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए इसे मापा जा सकता है, जबकि वास्तविक लागत अंतर्निहित और व्यक्तिपरक प्रकृति की होती है, इसीलिए इसे मौद्रिक शब्दों में मापना कठिन होता है। तो इनके बीच ये मुख्य अंतर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आभास लगान क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मौद्रिक लागत पर कुल आय के उस आधिक्य को आभास लगान कहते हैं जो न्यूनाधिक उस समय की मांग और पूर्ति के घटना व संबंधों से प्रभावित होता है। आभास लगान का यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है। आभास लगान बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन भी आ जाता है जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। इनमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मांग का नियम मूलतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रम से कम होती चली जाती है। अतः कोई व्यक्ति अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ तब ही क्रय करेगा यानी खरीदेगा जबकि वस्तु की कीमत में कमी होगी। अतः वस्तु की कीमत जितनी कम होगी मांग उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल के विश्लेषण के अंतर्गत साधनों या उपादानों के आपसी अनुपात को नहीं बदला जाता है, बल्कि सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है। जब साधनों की मात्रा को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा प्रतिफल की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर इसकी 3 अवस्थाएं होती है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था और पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। इनके बारे में यहाँ कुछ डिटेल से लिखा गया है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर इनके बारे में पढ़ लेना है। यह आपका शॉर्ट में पूछा गया तो आपको जवाब भी शॉर्ट में ही देना होता है। यदि आपके विस्तृत में पूछा जाता है तो आपको इसका उत्तर विस्तृत करके लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको पहले पढ़ लेना है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के बारे में। जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है
और इस प्रकार उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो जाती है तथा इसके परिणाम स्वरूप यदि उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिया गया है। इसके बाद पैमाने के स्थिर प्रतिफल के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है ये आपको पढ़ लेना है। जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है और इस प्रकार उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो जाती है तथा इसके परिणाम स्वरूप यदि उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं। बाकी यहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद हम देखते हैं पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है और इस प्रकार उत्पादन के पैमाने में वृद्धि हो जाती है तथा इसके परिणामस्वरूप यदि उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होते हैं। तो इन तीनों की आपको परिभाषा याद कर लेनी है। ये तीन ही इसकी अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, आर्थिक प्रगति हेतु लाभ आवश्यक है, विवेचना कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी भी देश के विकास को उस देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है वे देश उतना ही विकसित अथवा अमीर होते हैं। वस्तु का अधिक उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय अधिक होने पर ही हम राष्ट्र के उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति को पा सकते हैं। आज राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वे उस राष्ट्र की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा आय को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। लोगों के आय या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से लोग विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे जिससे रोजगार में वृद्धि होगा। दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिलने से गरीबी दूर होगी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए लाभप्रद है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आ जाता है जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको प्रश्न ही बता दूंगा, आपको इनके उत्तर खुद से ही तैयार करने हैं। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको 3 का ही उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया था, तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, समोत्पाद वक्रों से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और पूर्ण उपयोगिता के अंतर्गत कीमत कैसे निर्धारित होती है, विवेचना कीजिए। इसके बाद 12 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और 13 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्या समाजवाद में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति संभव है। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको इन्हीं के आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी कर लेनी है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।